Good morning, students. Today we are discussing a new chapter of your political science book, and that is chapter 8th. And the topic of this chapter is environment and natural resources. So, the first topic of this chapter is environmental concern in global politics. In this book, we have discussed world politics in a fairly limited sense. War and treaties, rise and decline of state powers, and relationship between the government that represent their countries in the international arena, and role of intergovernmental organizations. So, इस बुक में हमने जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डिस्कस किया है वो बहुत ही लिमिटेड सेंस में किया है। कैसे लिमिटेड सेंस में किया है? जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि हाउ मेनी वॉर्स हैज़ बीन फॉट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपने डिस्कस किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किया, फिर कोल्ड वॉर की सिचुएशंस क्या थी वो आपने देखा। डिफरेंट ट्रीटीज़ जब साइन हुई हैं, चाहे वो पीस ट्रीटीज़ थी यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। और किसी भी गवर्नमेंट के, किसी भी स्टेट के, किसी भी नेशनल गवर्नमेंट के पावर को किस तरह से वहाँ पर पॉलिटिकल पावर राइज हुई और किस तरह से डिक्लाइन हुई, कैसे डेमोक्रेसी आई, कैसे वहाँ पर ऑटोक्रेसी आई और मिलिट्री रूल आया, ये सब हमने डिस्कशन किया है। पर ये क्या है, एक लिमिटेड सेंस है, बहुत ही लिमिटेड एरिया है जहाँ पर हमने वर्ल्ड पॉलिटिक्स डिस्कस की है। अब देखिए इन चैप्टर 7 में व्हाट वी वर डिस्कसिंग, वी एक्सपेंडेड द स्कोप। हमने थोड़ा सा वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो स्कोप है थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। कैसे कर दिया? वी डिस्कस अबाउट द पुअर्टी। हमने सिर्फ वॉर एंड ट्रीटीज़ के बारे में बात ही नहीं करी, हमने पुअर्टी के बारे में बातें करी, हमने डिफरेंट एपिडेमिक्स के बारे में बातें करी कि किस तरह से WHO एपिडेमिक्स को ख़त्म करने में हेल्प करता है, किस तरह से कंट्रीज़ आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, और पुअर्टी को ख़त्म करने के लिए किस तरह से यूनाइटेड नेशंस किस तरह से काम कर रहे हैं। That may not have been a very difficult step to take, for all we think that government are responsible for controlling this. तो हमें ये सब बात बहुत इजीली समझ आ गई थी कि जो पुअर्टी है वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, और जो एपिडेमिक्स हैं वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। वो गवर्नमेंट के किसी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इसका मतलब कि वो पॉलिटिक्स का एक पार्ट है, पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इसकी वजह से गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर सकती है। तो इट वाज इजी फॉर अस टू accept it that these are the responsibilities of any government. In that sense, they fall within the scope of world politics. Now consider some other issues. Do you think they fall within the scope of contemporary world politics? अब देखिए हम कुछ और भी इशू डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का हिस्सा किस तरह से बन गए, एंड वाई इट नीड टू बी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसकी ज़रूरत क्यों है, and how it is affecting all of us, and how the government or the politics of the world is the world politics is affecting these type of things. So the first thing is, throughout the world cultivable area is barely expanded anymore. These are the situations जहाँ पर थोड़ा जहाँ ये सिचुएशंस हैं जो हमको डिस्कस करनी है और हमको देखना है कि ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि नहीं है, एंड हाउ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज अफेक्टिंग दीज थिंग्स। थ्रू आउट द वर्ल्ड कल्टिवेबल एरिया इज़ बेयरली एक्सपेंडिंग एनी मोर। पूरे दुनिया में जो कल्टिवेबल एरिया है जहाँ पर कल्टिवेशन हो सकता है वो क्या हो रहा है, बहुत ही हार्डली एक्सपेंड हो रहा है, बहुत मुश्किल से एक्सपेंड हो रहा है। एंड सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर, और जो एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर, जिस एरिया में एग्रीकल्चर हो रहा है वो भी अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर दे रहा है। क्यों कल्टिवेबल एरिया हार्डली एक्सपेंड हो रहा है, बहुत मुश्किल से क्यों एक्सपेंड हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो कल्टिवेशन के लिए एरिया वैसे ही कम होते चला जा रहा है, तो बहुत मुश्किल से बढ़ रहा है। और जो एग्जिस्टिंग कल्टिवेबल लैंड है वो क्या हो रहा है, उसमें फर्टिलिटी लूज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि बार बार हम उसमें प्लांटेशन कर रहे हैं, बार बार एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हमारी ज़रूरतें बहुत बढ़ गई हैं पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ, तो बार बार एग्रीकल्चर करने की वजह से, उसको टाइम ना देने की वजह से उसकी जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म होती चली जा रही है। ग्रासलैंड्स हैव बीन ओवरग्रेज्ड। जो ग्रासलैंड्स हैं जहाँ पर ग्रेजिंग होती है
उसमें बहुत ही एक्सेसिव ग्रेजिंग हो जा रही है, जिससे कि ग्रासलैंड जो होते हैं वो डैमेज हो जा रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं, और उससे डेजर्टिफिकेशन हो जा रहा है, वो डेजर्ट में बदल जा रहे हैं, और इवेंचुअली जो ग्रासलैंड है वो फूड शॉर्टेज की तरफ रिजल्ट हो जा रहा है। उनका जो ग्रासलैंड है वो फूड शॉर्टेज क्रिएट कर दे रहे हैं, वहाँ पर ग्रास नहीं हो पा रही है, तो एनिमल्स के लिए ग्रास नहीं हो पा रही है, और जो एरियाज़ हैं जहाँ पर ओवर ग्रेजिंग हो जा रही है डेजर्टिफिकेशन से, वहाँ पर भी फूड, उसकी वजह से भी फूड शॉर्टेज हो जा रहा है। एंड फिशरीज़ ओवर हार्वेस्टेज, क्या हो रहा है, जो फिशरीज़ हैं वहाँ पर ओवर फिशिंग हो जा रही है, और जिससे क्या हो रहा है कि ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से तो डिमिनिशिंग रिटर्न की तरफ रिजल्ट हो जा रहा है, मतलब जो फिशेस हैं वो डिमिनिश हो जा रही हैं, ख़त्म होने की कगार पे आ गई हैं। वाटर बॉडीज़ हैव बीन सफर्ड एक्सटेंसिव डिप्लीशन एंड पोल्यूशन, जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर बहुत ही स्कैरिसिटी ऑफ वाटर हो गया, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है और ओवर यूज़ ऑफ वाटर है, तो लॉन्ग टर्म में वाटर लेवल डिक्लाइन हो जाता है। आपने सुना होगा वाटर टेबल डिक्लाइन हो गई, तो इस तरह से ये जो पोल्यूशन है वो वाटर बॉडीज़ की डिक्लाइन होने से पोल्यूशन बढ़ रहा है, और अल्टीमेटली फूड प्रोडक्शन में रिस्ट्रिक्शन हो जा रहा है, फूड प्रोडक्शन में शॉर्टेज हो जा रही है। तो ये सिचुएशन है वर्ल्ड की, जो एनवायरनमेंट की सिचुएशंस हैं। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो यूएनडीपी, आपने सुना है नाम, यूएनडीपी ने 2016 में एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अपनी प्रिंट करी। तो जो यूएनडीपी की जो रिपोर्ट थी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2016 की यूएनडीपी की रिपोर्ट थी, उसके अकॉर्डिंग 663 मिलियन पीपल जो थे उनको नो एक्सेस ऑफ सेफ वाटर, उनको साफ़ पानी, ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता है, पोर्टेबल वाटर उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है। एंड 2.4 बिलियन हैव नो एक्सेस टू सैनिटेशन, और 2.6 बिलियन जो लोग हैं उनको सैनिटेशन से एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उनके पास टॉयलेट नहीं है, उनके पास वो अपने आप को साफ़ सुथरा नहीं रख सकते, सैनिटेशन की व्यवस्थाएं नहीं हैं, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ मोर देन 3 मिलियन चिल्ड्रन एवरी डे। तो वाटर, सेफ वाटर नहीं होगा, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो उसकी वजह से, और सैनिटेशन की साफ़ सुथरा एरिया नहीं है, कंटेमिनेशन हो जाता है, वाटर कंटेमिनेशन हो जाता है सैनिटेशन नहीं होने की वजह से। तो इस वजह से 3 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो हर साल उनके बच्चे मर जा रहे हैं। सिचुएशन ये है कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है, नेचुरल फॉरेस्ट क्या होता है, जो नेचर का है, नेचर में जनरली मल्टी लेयर्ड वेजिटेशन होता है, तो वो दे आर कॉल्ड मेजरली डोमिनेटेड बाय ट्रीज़, तो उसमें एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं, सेमी डेसिडियस प्लांट्स हैं। तो नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो हमें किस में हेल्प करता है, स्टेबलाइज द क्लाइमेट, वो क्लाइमेट को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, वाटर सप्लाई को मॉडरेट करता है। आपने देखा कि बहुत से प्लांट्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो एक वाटर सप्लाई को मॉडरेट करते हैं। और जो एंड हार्बर द मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स बायोडाइवर्सिटी ऑन लैंड, और जितने भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, जितने भी लिविंग बीइंग हैं, जितने भी वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ हैं, बायोडाइवर्सिटी है, उसको हार्बर करता है, उसको प्रोटेक्ट करती है नेचुरल फॉरेस्ट, उनको हेल्प करती है, जिंदा रहने के लिए हेल्प करती है। तो इस तरह के जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं जो हमारे क्लाइमेट को स्टेबलाइज कर रहे हैं, हमारी वाटर सप्लाई को मॉडरेट कर रहे हैं, और हमारी बायोडाइवर्सिटी को हार्बर कर रहे हैं, वो सब के सब क्या हो रहा है, उनको काट दिया जा रहा है, लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है। The loss of biodiversity continues due to the destruction of habitat in the area which are rich in species. तो बायोडाइवर्सिटी में हमेशा लगातार क्या हो रहा है, कंटिन्यूड लॉस होता चला जा रहा है, क्योंकि जो हैबिटेट है, जो लिविंग बीइंग है, जो नेचुरल, उनका जो नेचुरल होम है, किसी भी एनिमल का या प्लांट का जो नेचुरल होम है वो डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है, वो ख़त्म हो जा रहा है, और तो उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी भी ख़त्म होती चली जा रही है। जो नेचुरल जो फॉरेस्ट है उनको लगातार काटा जा रहा है। अ स्टेडी डिक्लाइन इन टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन लेयर इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर पोजेस अ रियल डेंजर टू द इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ। अब आपने देखा कि क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। तो ओजोन लेयर किस तरह से डिप्लीशन हो रहा है, दो तरह से ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है। पहला है कि जो ओजोन लेयर है वो पूरे वर्ल्ड में टोटल ओजोन जो है वो 4% कम हो गई है।
1970 से जब से स्टडी करी है, तो ओजोन जो है, टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है वो 4% क्यूब कम हो गई है। और वो किस लिए कम हो गई है? क्योंकि कुछ इस तरह की कुछ गैसेस होती हैं वो ओजोन से रिएक्शन कर लेती हैं और एक जो ओजोन है उसकी जो अमाउंट है वो कम होता चला जाता है। और सेकंड वन है कि जो एक स्प्रिंग टाइम में स्ट्रेटोस्फीयर लेयर पे जो अर्थ की जो अलग अलग लेयर्स होती हैं, जो अर्थ की जो अलग अलग लेयर्स हैं, लाइक जो एटमॉस्फेयर में अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स हैं, लाइक एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर जो है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या हो रहा है स्प्रिंग टाइम में, ड्यू टू द टेम्परेचर, वहाँ पर पोलर रीजन के समय में वहाँ पर बहुत ही जो ओजोन लेयर है वो डेंजरसली कम हो जा रहा है, डेंजरसली उसका अमाउंट कम हो जा रहा है और उसी को ओजोन होल बोलते हैं। और इस तरह से ओजोन का जो अमाउंट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में लगातार कम होता चला जा रहा है। तो ये भी एक बहुत ही सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है। कोस्टल पॉल्यूशन टू इज़ इंक्रीजिंग ग्लोबली। अब पूरे कोस्टल एरिया जो समुद्र के किनारे वाले इलाके हैं वहाँ पर भी बुरी तरीके से जो पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है। और although the open sea is relatively clean, the coastal waters are being increasingly polluted largely due to the land-based activity। तो जो ओपन सी है वो तो आपका क्लीन है, लेकिन जो कोस्टल एरिया है, जो लैंड से कनेक्टेड सी है, वहाँ पर लैंड बेस्ड एक्टिविटी की वजह से जो कोस्टल एरिया है वो बहुत ही गंदा हो गया, पोल्यूशन हो गया है। And if unchecked, intensive human settlement of coastal zone across the globe will lead to further deterioration in the quality of marine environment। अगर इसको चेक नहीं किया गया, इसको कम नहीं किया गया, तो जितना भी ह्यूमन सेटलमेंट है कोस्टल एरिया पर, जितने भी लोग कोस्टल एरिया पे रह रहे हैं, तो वहाँ पर जो मरीन इन्वायरमेंट है, अगर उसको चेक नहीं किया है तो मरीन इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, बहुत ही डिटोरिएट हो जाएगा। और अगर मरीन इन्वायरमेंट ख़राब हो गया तो अल्टीमेटली इवेंचुअली ह्यूमन बीइंग को भी इसका बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ेगा और पूरे टोटल इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत ही सारी की सारी चीज़ें जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, मेजर पॉइंट्स ऑफ कंसर्न है। इन सब बारे में ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इनको अगर चेक नहीं किया गया, इनको रोका नहीं गया, इनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हुई, काम नहीं हुआ, लोगों ने मिलकर काम नहीं किया, तो एग्जिस्टेंस जो ह्यूमन बीइंग का है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, यू माइट आस्क, आर वी नॉट टेकिंग हेयर अबाउट नेचुरल फिनोमेना दैट शुड बी स्टडीड इन जियोग्राफी रादर देन इन पॉलिटिकल साइंस। तो आप ये सोच सकते हैं कि हम तो सारी की सारी जो बातें कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट के बारे में कर रहे हैं, एंड दिस टॉपिक शुड बी स्टडीड अंडर द ज्योग्राफी नॉट इन द पॉलिटिकल साइंस। लेकिन अगर आप दोबारा सोचेंगे, आप सोचेंगे कि ये तो ज्योग्राफी का टॉपिक है, हम क्यों पॉलिटिकल साइंस में डिस्कशन कर रहे हैं, क्या वर्ड पॉलिटिक्स से इसका कोई कनेक्शन है? लेकिन अगर आप इसको दोबारा सोचेंगे तो देखेंगे, इफ़ द वेरियस गवर्नमेंट टेक स्टेप टू चेक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ द काइंड मेंशन अबव, दीज इशू विल हैव पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस इन दैट सेंस। अगर अलग अलग गवर्नमेंट है, जो अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग देशों की सरकारें हैं, अगर वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को चेक करें और अगर वो इसको चेक करें तो ये गवर्नमेंट का ही इशू हो जाएगा और ये पॉलिटिकल इशू होगा। अगर उसको चेक नहीं करें और इस तरह से काम चलता ही रहे तो जो गवर्नमेंट है वो स्टेप नहीं उठाएंगी, तो ये वर्ड पॉलिटिक्स का ही, वो एक गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स का मैटर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना है, अगर वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को चेक नहीं करेंगे तो वो पॉलिटिक्स का ही मामला है, तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस में इसको पढ़ा जा रहा है। दिस इशू विल हैव पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस इन दैट सेंस। तो वहाँ पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉलिटिकल हो जाएंगे। अगर गवर्नमेंट स्टेप उठाती है तो पॉजिटिव थिंग में रिजल्ट में आएगा, और नहीं उठाती है तो क्या होगा, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आने लग जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी गवर्नमेंट किसी भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को किस तरह से ले रही है, किस तरह से चेक कर रही है, किस तरह से स्टेप्स उठा रही है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है। मोस्ट ऑफ देम आर सच दैट नो सिंगल गवर्नमेंट कैन एड्रेस देम फुली। लेकिन बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं
इनमें से जो हमने कोस्टल एरिया के बारे में बात करी या फिर ओजोन लेयर के बारे में बातें करी, वो ऐसे इश्यूज़ हैं कि उनको सिर्फ एक गवर्नमेंट को के एड्रेस करने से काम नहीं चलेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पूरी दुनिया ने, पूरे वर्ल्ड ने इसके बारे में सोचना पड़ेगा। देयरफॉर दे हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसलिए ये किस में आ गए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के पार्ट में आ गए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को ओजोन लेयर के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। किसी एक कंट्री के चेक करने से इसमें बहुत इफेक्ट नहीं पड़ना है। इश्यूज ऑफ इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर पॉलिटिकल इन अनदर डीपर सेंस। और जो इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज के जो इश्यूज हैं उनके वो पॉलिटिकल, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हिस्से हैं। क्यों हैं, एक दूसरा तरीका है। देखिए, हमने सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि इतना ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ तो किसकी वजह से हुआ, किस कंट्री ने किया। क्या डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इनको किया इस तरह से, न्यूक्लियर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बने, वर्ल्ड के अंदर वॉर चलते रहे, तो किसने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्रिएट किया और किसने प्राइस पे किया इन सब चीज़ों का, कौन लोग मरे, किसने प्राइस पे किया, किस तरह से रिसोर्सेज का इस्तेमाल हुआ, क्या, एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन। और इसमें एक्शन कौन ले सकता है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी भी कौन एक्शन ले सकता है, किसको एक्शन लेना चाहिए, किसने सबसे ज़्यादा डिग्रेडेशन किया, who gets to use how much the natural resources of the earth. All these raise the issue of who wield how much power. तो ये सब इश्यूज़ हैं, वो ये बताते हैं कि कौन कौन सबसे ज़्यादा पावर हैंडल कर रहा है, किस तरह से रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है और कौन इनको कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल कर सकता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। ये सब चीज़ें हमको, ये सारी की सारी जो क्वेश्चंस हैं वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम इसको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं। Although environmental concerns have a long history, awareness of environmental consequences of economic growth acquired an increasingly political character from the 1960s onwards. अब देखिए, इन्वायरमेंटल जो कंसर्न थे वो उनकी लॉन्ग हिस्ट्री है, मतलब हम पहले से इसको डिस्कशन किए जा रहे हैं, लेकिन डिस्कशन ही हो रहा है, उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल करेक्टर, जब इसका मतलब जब मामला बहुत सीरियस कब से हुआ, कब जा कर के इसको पॉलिटिकली देखा गया। मतलब इससे पहले क्या हो रहा था, हम डिस्कशन कर रहे थे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक्शन लेने की बात कब आई, जबकि 1960s ऑनवर्ड्स इसमें एक्शन लेने की बात आई और पॉलिटिकल एक्शन शुरू हुए। पूरे वर्ल्ड ने कुछ साथ में मिलकर काम करना शुरू किया, तब वर्ल्ड को लगा कि ये कोई सीरियस मैटर हो गया है और हमको इसको मिल करके काम करना चाहिए। कब हुआ, जबकि जो क्लब ऑफ रोम है, क्लब ऑफ रोम क्या है, क्लब ऑफ रोम जो था, क्लब ऑफ रोम कंसिस्ट ऑफ करंट एंड फॉर्मर हेड्स ऑफ स्टेट, यूएन ब्यूरोक्रेट्स, हाई लेवल पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, ऑल अराउंड द ग्लोब। तो एक क्लब ऑफ रोम जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें इतने तरह के लोग होते हैं। उन्होंने, वो एक ग्लोबल थिंक टैंक है, जो ग्लोबल थिंक टैंक से मतलब ऐसे लोग हैं जो थिंक करते हैं, जो सोचते हैं, समझते हैं, ग्लोब के बारे में, वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं। उन्होंने एक बुक पब्लिश करी 1972 में। उस बुक का नाम क्या था, उसका बुक का नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। और उस लिमिट्स टू ग्रोथ में ड्रामेटाइजिंग द पोटेंशियल डिप्लीशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड पॉल्यूशन। तो उसमें ये लिखा गया था, डिस्कशन किया गया था कि किस तरह से कि जो अर्थ के रिसोर्सेज में डिप्लीशन हो रहा है, जितने भी अर्थ के रिसोर्स हैं, इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वाटर है, ओजोन लेयर है, जिसमें जितने जहाँ जहाँ अर्थ के जो रिसोर्स हैं वहाँ पर जहाँ पर डिप्लीशन हो रहा है। क्यों हो रहा है डिप्लीशन, रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन से, इस तरह से वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से अर्थ के रिसोर्सेज में डिप्लीशन हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है वहाँ पर उसमें डिस्कशन और ड्रामेटाइजिंग किया गया था। उस बुक में बताया गया था कि इस तरह से ये सिचुएशन हो रही है। तो इंटरनेशनल एजेंसीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम बिगिन होल्डिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड प्रमोटिंग डिटेल स्टडी टू गेट अ मोर कोऑर्डिनेटेड एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अब जब ये बात द ग्लोबल
द क्लब ऑफ रोम ने जो बुक निकाली लिमिट्स टू ग्रोथ, जब उसमें साफ साफ लिखा है कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन की वजह से अर्थ के रिसोर्स ख़त्म होते चले जा रहे हैं, डिप्लीशन होते जा रहे हैं, तो उसके बाद UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो था वो शुरू हो गए। उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी और डिटेल स्टडी शुरू कर दी। सब लोगों से कहा कि साइंटिस्ट को कहा गया कि इस बारे में बातचीत करें, डिस्कशन करें और एक कोऑर्डिनेटेड एंड इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स बनाया जाए। सारे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं वो मिलें आपस में, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, ये सीरियस प्रॉब्लम है, इसको सीरियसली लिया जाए और इसमें कॉन्फ्रेंसेस करनी शुरू कर दी। वो कब शुरू करी? जबकि 1972 में लिमिट टू ग्रोथ वाली बुक आई, उसके बाद ये सारे डिस्कशन और डिबेट शुरू हो गए। सिंस देन द एनवायरनमेंट हैज़ इमर्ज अ सिग्निफिकेंट इशू ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और उसके बाद से जो इन्वायरमेंटल इशू है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक सिग्निफिकेंट इशू बन गया, बहुत इम्पोर्टेंट मैटर बन गया। जब भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बातें होती हैं तो इन्वायरमेंट के बारे में बातें ज़रूर करने शुरू हो गए। उन्होंने इसको एक सीरियस मैटर लेना शुरू करा। The growing focus on environment issue within the arena of global politics was firmly consolidated at the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992. This was called the Earth Summit. अब देखिए, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज थे उसके ऊपर फोकस होने लगा था, बहुत से पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स इसके बारे में बातें कर रहे थे, तो ये सारी की सारी चीज़ें कंसोलिडेट हो गई। कहाँ आके बातचीत ज़्यादा, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ कॉन्फ्रेंस हुई? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर है। तो ब्राज़ील में जून 1992 में एक कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें ये सारी की सारी डिस्कशन, डिबेट रखे गए कि किस तरह से ये इन्वायरमेंट जो इशू है, जो रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, उसके बारे में बातें करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो 1992 का जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर ये सारी बातें कंसोलिडेटेड हुई, सारी जो इश्यूज़ हैं वो कंसोलिडेट हुए, लोगों ने डिस्कशन करे, सारे गवर्नमेंट ने आकर के उसमें पार्टिसिपेट किया। तो इस समिट को बोला जाता है अर्थ समिट। द समिट वॉज अटेंडेड बाय 170 कंट्रीज़। तो जो समिट था वो कितने कंट्रीज़ ने अटेंड किया? 170 कंट्रीज़ ने उसको अटेंड किया। तो ये बहुत ही एक सीरियस स्टेप लिया गया इन्वायरमेंट में। किस में लिया गया? अर्थ समिट में। कहाँ हुआ था अर्थ समिट? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील में है। तो 170 स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। थाउजेंड्स ऑफ NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया एंड मैनी मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था उससे पहले 5 इयर्स पहले क्या हुआ था कि ब्रुटलैंड रिपोर्ट 1987 में एक रिपोर्ट आई थी, वो होती है ब्रुटलैंड रिपोर्ट। अब ब्रुटलैंड क्या था? ब्रुटलैंड एक कमीशन था जो कि यूनाइटेड नेशंस ने बनाया था। वो कमीशन बनाया था सस्टेनेबल, जो 1983 में वो कमीशन बना था। और जो ब्रुटलैंड थी वो एक लेडी थी जो कि नॉर्वे की एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनको उसका हेड बना दिया गया ब्रुटलैंड कमीशन का। और क्यों बनाया गया? क्योंकि वो साइंस और पब्लिक हेल्थ उनका बैकग्राउंड था, वो पढ़ी लिखी थी, उन्होंने साइंस और पब्लिक हेल्थ के बारे में अपनी पढ़ाई करी थी, इसलिए ब्रुटलैंड को इसका हेड बना दिया गया। तो ब्रुटलैंड ने 1983 में ब्रुटलैंड कमीशन बनाया और 1987 में ब्रुटलैंड रिपोर्ट आई। तो जो ब्रुटलैंड रिपोर्ट आई, उन्होंने उसको एक बुक के फॉर्म में दिया और उसका टॉपिक रखा आवर कॉमन फ्यूचर। तो 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था उससे 5 साल पहले, 5 इयर्स अर्लियर, एक बुक आई, उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। उसमें वार्न किया गया था कि जो ट्रेडिशनल पैटर्न है इकोनॉमिक ग्रोथ के, वो सस्टेनेबल नहीं रहेंगे बहुत लॉन्ग टर्म में। तो जो ट्रेडिशनल पैटर्न है, जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, हम किसी भी तरीके से पहाड़ों को काट दे रहे हैं, या हम रोड बना रहे हैं, या हम ट्रेन्स के लिए बना रहे हैं, उनके लिए पूरी की पूरी सिचुएशन बना रहे हैं, या कुछ भी किसी भी तरह का जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। हम बहुत ही बुरी तरीके से हम जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं, उनको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा। तो जो वर्ड सस्टेनेबल है ये भी ब्रुटलैंड कमीशन की बातचीत से ही निकल के आया और वहीं से ये
ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो ब्रुटलैंड रिपोर्ट से ही फेमस हुआ। तो उन्होंने बोला कि जिस तरह का डेवलपमेंट हमारा हो रहा है वो सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा, वो आगे वाली जनरेशन के लिए बचा नहीं रह पाएगा। तो स्पेशली इन द व्यू ऑफ द डिमांड ऑफ द साउथ फॉर फर्दर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, व्हाट वाज ऑब्वियस एट रियो समिट वाज दैट द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड generally referred to the global north were pursuing a different environment agenda than the poor and developing countries of the third world called global south। अब देखिए रियो समिट में दो तरह के कंट्रीज थे, एक तो थे आपके ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल नॉर्थ कौन थे? वो कंट्रीज़ थे जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, वहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका था और उन्होंने इन्वायरमेंट का जितना भी रिसोर्सेज थे उसका इस्तेमाल कर दिया था, उनको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं थी। तो रियो समिट में उन्होंने दूसरी तरह की बात करी। उन्होंने ऐसा बोला कि उनका जो एजेंडा था वो एकदम अलग था और उनका एजेंडा था कि इन्वायरमेंट एजेंडा था जो ग्लोबल साउथ है उनसे एकदम अलग था। ग्लोबल साउथ मतलब वो कंट्रीज जो कि डेवलपमेंट कर रही हैं, ग्लोबल नॉर्थ मतलब वो कंट्रीज जो कि डेवलप्ड हैं, उनको अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं थी। Whereas the northern states were concerned with ozone depletion and global warming। अब रियो समिट में जब अर्थ समिट हुआ तो जितने भी ग्लोबल नॉर्थ वाली कंट्रीज़ थी वो ऐसा कह रही थी, उनको चिंता थी ओजोन डिप्लेशन की और ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है तो ये वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाता है और ओजोन डिप्लेशन की वजह से यूवी रेस आ जाती हैं, उसकी वजह से भी एटमॉस्फेयर से अंदर एंटर कर लेती हैं, उसकी वजह से भी बहुत से हार्म हो जाते हैं। The southern states were anxious to addressing the relationship between economic development and environment management। तो जो ग्लोबल नॉर्थ वाली कंट्रीज़ थे वो कह रहे थे कि ओजोन लेयर के बारे में डिस्कशन हो। उनका कहना था कि आप ओजोन लेयर के बारे में डिस्कशन करिए, इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करना है हमें। लेकिन जो सदर्न जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ थे वो तो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, तो वो किस बारे में डिस्कशन करना चाह रहे थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट हो। तो उनके दोनों जो ग्लोबल नॉर्थ थे और ग्लोबल साउथ के एजेंडा अलग अलग थे जो अर्थ समिट हुआ था उसमें। द रियो समिट प्रोड्यूस्ड कंटेंशियस डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट्री एंड रिकमेंडेड अ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस कॉल्ड एजेंडा 20। अब रियो समिट ने क्या करा, एक कन्वेंशन, उन्होंने एक एग्रीमेंट प्रोड्यूस किया। जब डिस्कशन हो गया, बातचीत हो गई, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट प्रोड्यूस किया। उसमें क्या था, क्लाइमेट चेंज के बारे में बातें होनी थी, बायोडाइवर्सिटी में किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, फॉरेस्ट्री के बारे में सारी कंट्रीज़ बात करें और कुछ साइन करें। और उन्होंने एक लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस रिकमेंड करी। उन्होंने कहा कि सारी की सारी कंट्रीज़ जो हैं हम आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, ये एजेंडा 21 आप लीजिए और डेवलपमेंट एजेंडा 21 के अकॉर्डिंग करिए। उन्होंने सारी की सारी कंट्रीज़ को ये डिस्कशन किया कि एजेंडा 21 आप लीजिए और एजेंडा 21 के अकॉर्डिंग आप इसमें बातचीत रखिए। तो बट इट लेफ्ट अनरिजॉल्व कंसिडरेबली डिफरेंसेस एंड डिफ़िकल्टीज़। पर जो उन्होंने हमें सजेशंस दिए थे एजेंडा 21 के फॉर्म में और भी कोई भी बातचीत थी, वो जो बातचीत थी वो क्या रह गई, अनरिजॉल्व रही और डिफरेंसेस और डिफ़िकल्टीज़ आती रही उसमें। क्योंकि एक एरिया चाहता था कि ओजोन लेयर के बारे में बात हो, दूसरे कंट्रीज़ चाहते थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बातें हों, तो ये अनरिजॉल्व हो गई और उसमें डिफरेंसेस और डिफ़िकल्टीज़ आई। देयर वाज एन कंसेंसस ऑन कंबाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो एक तरह से सहमति बनी कि हमको इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों लेनी पड़ेगी। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना पड़ेगा, लेकिन साथ में हमें कुछ जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ेंगी। दिस अप्रोच टू डेवलपमेंट इज़ कॉमनली नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल, इसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट हम करें लेकिन हम आगे वाले जो बच्चे हैं, जो आगे वाले फ्यूचर की जो जनरेशन्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां लें कि उनके लिए भी कुछ रखना है, उनके लिए भी एटमॉस्फेयर साफ़ रहना चाहिए, उनको वाटर अच्छा मिलना चाहिए। ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम लेंगे डेवलपमेंट के साथ, तो उसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
तो एजेंडा 21 जब बोला गया तो एजेंडा 21 क्या है, एक लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो कि रियो समिट में, अर्थ समिट में बताई गई, और ये बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग थी, ये ज़बरदस्ती नहीं थी, वॉलंटरीली इम्प्लीमेंटेशन का यूएन चाहता था कि ये वॉलंटरीली इम्प्लीमेंटेशन हो, गवर्नमेंट खुद अपने देश में ये करें, उनको फोर्स ना किया जाए। और एजेंडा 21 इसलिए बोला गया है क्योंकि 21 फर्स्ट सेंचुरी के बारे में बातें हो रही थी इसमें। द प्रॉब्लम हाउएवर was how exactly this was to be achieved. Some critics have pointed out that Agenda 21 was biased in favor of the economic growth rather than ensuring ecological conservation. तो एजेंडा 21 के बारे में बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया और ये बोला कि ये जो एजेंडा 21 है ये इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता है, ये इकोलॉजिकल कंजर्वेशन नहीं चाहता, ये इन्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा बातें नहीं कर रहा है, ये तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बातें कर रहा है। सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द कंटेंशियस इश्यूज़ ऑन द इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब देखिए, तो एजेंडा 21 के जो क्रिटिक्स थे उन्होंने इसके बारे में डिस्कशन किया कि ये जो है ये इकोनॉमिकल ग्रोथ के बारे में बातें कर रहा है, ये किसके बारे में बातें नहीं कर रहा है, ये इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में बातें नहीं कर रहा है। अब देखिए द प्रोटोकॉल ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। अब देखिए, अब बात आ गई कि ग्लोबल कॉमन्स क्या है। तो कॉमन्स आर दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन बट रादर शेयर्ड बाय कम्युनिटी. This could be a common room, a community center, a park, or a river. Similarly, there are some areas and regions of the world which are located outside the sovereign jurisdiction of any one state and therefore require common governance by the international community. These are known as res communis humanitatis और ग्लोबल कॉमन्स। अब देखिए, कॉमन्स क्या चीज़ होती है, कॉमन्स वो होती है जो कि किसी एक पर्सन के लिए नहीं होती है। आपने देखा कि हॉस्टल के अंदर कॉमन रूम होता है, कम्युनिटी हॉल होता है, वो सब कम्युनिटी में रहने वाले सारे लोगों का होगा। कम्युनिटी पार्क है। इसी तरह से बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जो कि जिसमें किसी एक कंट्री का, किसी एक सॉवरेन कंट्रीज़ का उसका अधिकार नहीं है, उसमें राइट नहीं है, उसमें उसका वो, और उसमें एक कॉमन गवर्नेंस की ज़रूरत होती है। कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसमें कॉमनली, उसमें जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको गवर्न करे और एक कॉमन गवर्नेंस हो वहाँ पर। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं रेस कम्युनिस ह्यूमैनिटाइटिस। तो रेस कम्युनिस का मतलब है कि कॉमन लोगों के लिए, तो इसको वो बोलते हैं ग्लोबल कॉमन्स। दे इंक्लूड, अब देखिए कौन कौन सा एरिया हो सकता है जो वर्ल्ड में सबका हो सकता है, सबका राइट हो सकता है। वो हो सकता है अर्थ का एटमॉस्फेयर, उसमें किसी एक कंट्री का राइट नहीं हो सकता है। अंटार्कटिका पे किसी एक कंट्री का राइट नहीं है। एंड आउटर स्पेस, जो वर्ल्ड के बाहर का स्पेस है, जहाँ पर हम अपने स्पेस वो भेजते हैं, अपना सारा का सारा कुछ सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, वो भी सबका कॉमन एरिया है। कोऑपरेशन ओवर ग्लोबल कॉमन्स इज़ नॉट ईजी। अब इसके ऊपर कोऑपरेशन करना आसान नहीं है। सब कंट्रीज़ जो है इसको चाहती हैं कि उसका मैक्सिमम वो इसका एग्जॉस्ट जो इस्तेमाल है वो करें इसको। सो देयरफॉर देयर हैव बीन मैनी पाथ ब्रेकिंग अमेंडमेंट्स सच एज द 1959 अंटार्कटिक ट्रीटी। अब देखिए, इसमें बहुत से इनोवेटिव एग्रीमेंट हुए, पायनियरिंग एग्रीमेंट हुए, जिसमें जो ग्लोबल कॉमन्स हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए। तो उसमें पहले जो थे 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी हुई, वहाँ पर साइन करा कंट्रीज़ ने। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में साइन करा। इन 1991 में अंटार्कटिक इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल। इन तीन ट्रीटी साइन करे। A major problem underlying all ecological issues related to the difficulty of achieving consensus on global environment agenda on the basis of vague scientific evidence and time frame। अब देखिए, जो मेजर प्रॉब्लम थी, जो इकोलॉजिकल इश्यूज थे, और किसी भी इकोलॉजिकल इशू जो कि ग्लोबल कॉमन्स के बारे में, जो भी इकोलॉजिकल इश्यूज थे उसके बारे में कंसेंसस बनना था। कैसे कंसेंसस बनना था कि हम क्या करें इसमें और क्या ना करें। तो इसमें हमें प्रॉब्लम कहाँ पर आई, क्योंकि हमारे पास बहुत से साइंटिफिक एविडेंस और वो अवेलेबल नहीं थे कि हम अंटार्कटिका में क्या करें और क्या ना करें, कितने राइट किसी कंट्री को दें और कितने ना दें, और
या कोई भी एटमॉस्फेयर है उसमें किसी कंट्री को कितना रोकना है, क्योंकि बहुत से साइंटिफिक एविडेंस वहाँ पर अनक्लियर थे। तो उस वजह से, और टाइम फ्रेम भी, हमें टाइम फ्रेम्स की वजह से भी प्रॉब्लम आता है कि हम अगर डिस्कशन करते हैं कि साइंटिस्ट में आप जो कोई भी साइंटिफिक एक्टिविटी होती है उसमें क्या चाहिए होता है, कोई भी टाइम फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कोई एपिडेमिक है, उनके लिए आप कोई वैक्सीन बना रहे हैं, तो वैक्सीन बनाने में भी कुछ महीने कुछ साल लग जाते हैं। तो इसी तरह से साइंटिफिक एविडेंसेस के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो ये डिस्कशन और डिबेट या कोई भी पैक्ट और ट्रीटी बहुत ही एक्टिव फॉर्म में इसलिए नज़र नहीं आ रहा था कि उसमें करना क्या है, कोई हमको समझ नहीं आ रहा था कि उन ट्रीटीज़ के अंदर जो ग्लोबल कॉमन्स हैं वहाँ पर कौन कौन से ट्रीटी साइन करें, क्योंकि वहाँ हमारे पास बहुत सी साइंटिफिक एविडेंस और टाइम फ्रेम की कमी थी। In that sense, the discovery of ozone hole over the Antarctic in the mid-1980s revealed the opportunity as well as danger inherent in tackling global environment problem. अब देखिए इसमें क्या हुआ कि ओजोन होल हमें नज़र आया अंटार्कटिका में मिड 1980s में। तो मिड 1980s में जब ओजोन होल नज़र आया, वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा था अंटार्कटिका में। और 1980 के मिड में विंटर सीज़न में ये पता लग पाया कि किस तरह से विंटर सीज़न में एयर ट्रैप होने की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। तो ये दुनिया को पता लगा कि ये बहुत ही ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को, उनको बहुत ही, ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है ये बहुत ही डेंजरस है और उनको मिल के इसको सॉल्व करना है। तब उसको उसकी इम्पोर्टेंस समझ आए कि ग्लोबल कॉमन्स में उनको किस तरह से इसको हैंडल करना है, कंट्रीज़ को कौन कौन से राइट देने हैं, कौन कौन से नहीं देने हैं, किस तरह से इसको गवर्न करना है। Similarly, the history of outer space as a global commons shows that the management of these area is thoroughly influenced by the north-south inequalities. अब देखिए, जो आपने देखा कि जो आउटर स्पेस है जहाँ पर हमारे सैटेलाइट जाते हैं, वहाँ पर भी हमने देखा है कि इसका मैनेजमेंट क्या है, बहुत ही नॉर्थ और साउथ की जो इनइक्वलिटी है वो शो करता है। जो ग्लोबल नॉर्थ की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने हमारे आउटर स्पेस को ज़्यादा इस्तेमाल किया है, ज़्यादा सैटेलाइट भेजे हैं। और जो ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उसमें उनके आउटर स्पेस का इस्तेमाल उन्होंने कम किया है। तो वहाँ पर इनइक्वलिटीज़ हमको नज़र आती हैं। As with the Earth atmosphere and the ocean floor, the crucial issues here is technology and industrial development. This is important because the benefit of exploitative activities in outer space are far from being equal either for the present or future generation. और यही सिचुएशन जो है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ भी यही सिचुएशन है। जैसे कि हमने देखा कि अर्थ के आउटर स्पेस में भी ग्लोबल नॉर्थ का ज़्यादा इफ़ेक्ट है, उन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है। ऐसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी ज़्यादा इस्तेमाल है, या ओशन फ्लोर में कौन ज़्यादा है, उसको ये रिसोर्सेज का इस्तेमाल कौन सी कंट्रीज़ कर रही हैं, ग्लोबल नॉर्थ ज़्यादा कर रही हैं या ग्लोबल साउथ ज़्यादा कर रही हैं। तो किस तरह से टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये कंट्रीज़ कर रही हैं वहाँ पर। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब देखने से पता लगता है कि जो इसका बेनिफिट हुआ है और जो इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल हुआ है वो इक्वल नहीं है बिल्कुल भी। और कुछ कंट्रीज़ ने इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया है, रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ किया है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटीज़ जो हैं वो ग्लोबल नॉर्थ ने ज़्यादा करी हैं, ग्लोबल साउथ नहीं कर पाया है। वो तो अपने ही अभी इंडिपेंडेंट हुआ है, धीरे धीरे डेवलपिंग स्टेज में कंट्रीज़ आई हैं, बहुत सी पुअर कंट्रीज़ हैं, तो वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पाई हैं। और प्रेजेंट में भी ये इक्वल नहीं है, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये इक्वल होने की सिचुएशन कम नज़र आती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।